नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास वायरस में। तो हिंदी का आपका आज का 10वां मॉडल पेपर है, जो कि आपका पहले ही गद्यांश दे रखा है। तो गद्यांश हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि किस तरह का आपका गद्यांश पूछा जाता है, जो कि आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका पीईटी हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, और चाहे आपका यूपी पुलिस का ही क्यों ना हो, तो आपका हिंदी आपकी पूछी जाती है। और हिंदी आप जानते हैं कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हिंदी आपने अच्छी तरह से पढ़ ली तो आपके ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर आपका आ सकता है। तो हम थोड़ा सा आपका एक हिंट के तौर पे आपका गद्यांश पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। तो अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बिडोल या कर्कश रूप में, कहीं भविष्य विशाल या विविध रूप में, तो कहीं उत्तर प्रदेश कराल, उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन हो जाता है, क्योंकि उनके अनुराग के कारण अपना खास सुखभाग नहीं बल्कि एक निरचार्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल हम डायरेक्ट केवल इसके ऑप्शन को देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के लिए आपका उचित शीर्षक बताइए। उपर्युक्त गद्यांश के लिए आपको उचित शीर्षक बताना है कि प्रकृति का रूप के है तो कवि और प्रकृति का है, सच्चा कवि का है, या प्रकृति और सौंदर्य का है। तो इस गद्यांश के अनुसार जो आपका उचित शीर्षक है वह है कवि और उसकी प्रकृति का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो प्रबंध रचना में, मुक्तक रचना में, पिछले खेवे के कवियों में, या वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों के द्वारा। तो आपको जो प्रकृति के साधारण और असाधारण सभी प्रकार के रूपों को वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि और कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों के रूप में। और उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण आपको करना है। उपर्युक्त गद्यांश का आपको संक्षेपण करना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही था वह क्या था कि प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक दो रूप है, एक सुंदर दूसरा बेडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति की बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया वह कवि नहीं। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं, प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन है। तो ये हमारा तीसरे का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और गूलर का फूल होने का मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दुर्लभ वस्तु। और कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थित दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? यानी कक्षा 10 का एक छात्र है, उसने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, उसके द्वारा जो पत्र लिखा गया वह किस श्रेणी में आएगा? तो निमंत्रण पत्र में आएगा, अब आवेदन पत्र में आएगा, या व्यावसायिक पत्र में आएगा, या व्यवहारिक पत्र में आएगा? तो उसका जो आएगा ये आवेदन पत्र के, क्योंकि वह आवेदन किया है कि वह कल स्कूल नहीं आ पाएगा प्रधानाचार्य को, तो वह उसका जो आपका पत्र कहलाएगा वह आवेदन पत्र कहलाएगा। और कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आपका आएगा? तो कार्यालय क्षेत्र में जो आपका अधिकारी हस्ताक्षर करता है उसका हस्ताक्षर किस ओर आएगा? तो दाहिनी, नीचे दाहिने की ओर, नीचे बाएं की ओर, या ऊपर दाहिने की ओर, या ऊपर बाएं की ओर?
तो ये जो आएगा आपका नीचे दाहिने की ओर, जैसे आपका ये पत्र है, ये जो आपका पत्र है, तो नीचे आपका क्या आएगा, नीचे जो आपका यहाँ पे नीचे दाहिने की ओर वह हस्ताक्षर करेगा। और हिंदी 7 नंबर है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विपरीत स्वर। तो ये आएगा विपरीत स्वर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विपरीत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक आपका ध्वनि कौन सा है। तो पार्श्विक वह ध्वनि होती है जो आपकी जिह्वा से पीछे से आती है। तो जिसमें आपका पार्श्विक जो हो जाएगा, पार्श्विक आपका क्या हो जाएगा, तो ल जो है, ल जो है वह आपका पार्श्विक व्यंजन है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रत्येक में आपका जो लगा है वो प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति उपसर्ग क्या होता है, तो जो वाक्य के आपके अंत में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वाक्य के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वह वाक्य के पीछे लगते हैं। और बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो जब बैठक आप बोलेंगे तो आपका जो है क्या निकल के आएगा। और ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का आपका उदाहरण है। ऋषि की जो गाय है वह बहुत अत्यधिक दूध देती है, तो ये जो शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये जो है आपका परिणाम बोधक उदाहरण है, क्योंकि वह बहुत अत्यधिक दूध देती है ऋषि की गाय, तो ये परिणाम को आपका बोध करा रहा है। जब कर्ता एक क्रिया कर समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाएगी। तो कोई करता है जब वह पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया की ओर लग जाता है तो उसके द्वारा जो पहली क्रिया समाप्त हुई उसे क्या कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि वह पूर्व काल की क्रिया कर रहा है। तो पहली क्रिया क्या थी, तो उसकी पूर्वकालिक क्रिया थी। निम्नलिखित में से उत्कंठित आपका पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जो है आपका उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो अभिलाषा जो है वह उत्कंठित का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश डैश को कहते हैं। तो रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। तो तैरती चलती इस नाव को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो तरणी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तर्क के आधार पर जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तो तर्क के आधार पर जो माना गया है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो तर्क सम्मत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तर्क सम्मत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या केतली। तो केतली जो दे रखा है आपका, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, इस किस प्रकार का वाक्य है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, एक किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पे आपकी संभावना, जहाँ
तो जिस वाक्य में एक दूसरे की संभावना निर्भर है उसे संकेतिक वाचक कहते हैं। जैसे पानी ना बरसता तो धान नहीं सूखता, यह संकेतवाचक आपका वाक्य है। और 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी एकाध बात और देखने में आती, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है कि ये इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये हमारा सही हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा आपका क्या होगा, चुने उसे। ये क्या हो जाएगा, थूक कर चाटना। और ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति चुने। तो क्या हो जाएगा आपका, दूध का दूध पानी का पानी होना। और 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना आपकी नागा अर्जुन की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है आपकी नागार्जुन की नहीं है? तो रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया या दादा कामरेड। तो दादा कामरेड जो है वह नागार्जुन की नहीं है। यह किसकी आपकी कृति है? तो यशपाल जी की। तो बाकी रतिनाथ की चाची, इमरतिया और बाबा बटेश्वर नाथ ये आपके नागार्जुन के हैं, लेकिन दादा कामरेड जो है ये यशपाल जी की है। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन हैं? तो ये जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली जो है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली जो है अर्धमागधी से आपकी विकसित हुई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के किस काल में आपकी लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आदिकाल में। आदिकाल में जो है पृथ्वीराज रासो का प्रतिनिधि तथा आदिकाल का सर्वाधिक ग्रंथ है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सचित्र वर्णन है। और आपका फिर एक बार गद्यांश आ गया है जो कि आपका 26 से 28 में है। और गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित में से आपको उत्तर देना है। तो हम गद्यांश को करते हैं स्किप, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो पुस्तकालय और भारत। इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकालय और भारत जो है इसका उचित शीर्षक आपका हो जाएगा। और गद्यांश से रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? तो ये होगी, पुस्तकालय भारत के प्रसिद्ध कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फ्रांस प्रभृति सुंदर स्थित देश से झुंड के झुंड अनुरागी लंबी यात्रा करके भारत आया करते हैं और भारत के अतीत गौरव के कारण है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है? तो हिंदी साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, आपका साधन क्या है? तो ये जो है हमारा पुस्तकालय।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की संरचना की जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से अंतर्गत छुट्टियों की स्वीकृति के पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं, तो किस में दी जाती हैं? तो दी जाती हैं कार्यालय आदेश के अनुसार। और आगे देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो यह हो जाता है आपकी, क्या दी जाती है? तो अधिसूचना। तो ये अधिसूचना क्या है? तो आपका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके सरकारी आदेश और अधिकतर आप नियुक्तियाँ की सूचना आपकी प्रसंग की जाती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बड़ा ऊ दे रखा है, ये जो आपका संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह दीर्घ स्वर है। और हिंदी में वर्णमाला के अनुसार आपके 11 स्वर होते हैं, जिसमें आपके ह्रस्व स्वर के आपके चार होते हैं। जैसे आपका छोटी ई, छोटा ऊ, और क्या होता है आपका ऋषि। ये आपके ह्रस्व स्वर के 4 हो गए। और दीर्घ स्वर के बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ, ये जो आपका यह दीर्घ स्वर होता है। और आपके 4 क्या होते हैं? 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे आपका ए, ओ और औ, ये जो है आपके ये संयुक्त स्वर है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा है जो आपका वर्ण दंत नहीं है? तो यह जो है, यह जो आपका 32 नंबर दे रखा है, यह आपका दंत नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण से आप यह क्या है? तो यह आपका तालव्य है। यह क्या है? तो यह आपका तालव्य है। बाकी आपका दंत हैं द, त और ल। ल आपका एक पार्श्विक व्यंजन भी होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण आपके दांत की सहायता से की जाती है उन्हें हम दंतव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे दांत के अनुसार हम त, थ, ध, ल और स, ये सब वर्णों का उच्चारण हम क्या करते हैं? आपके दांत से। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग। तो इसका क्या हुआ है? तो सम जो है इस आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संयोग में। और निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 34 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वार्षिक में, लड़ाई में, भिंडित में या मिलाप में? तो वार्षिक में जो है वह आपका तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपका तदित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को हम आपका तदितांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पार्श्व, पाषाण, पाहुना या पीटक, कौन सा शब्द जो है आपका वह तत्सम नहीं है? तो पाहुना जो है आपका तत्सम नहीं है, जबकि यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो प्रागुणा। क्या होता है? तो प्रागुणा, ऐसे होता है आपका तत्सम शब्द। ये जो आपका तद्भव शब्द है। और गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र। मैंने डैश डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसे क्यों होता है, मन आपका यहाँ पर आएगा। तो
उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? यानी उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, जो वाक्य में संबोधन वाचक शब्द है वह कौन से हैं? तो उनके हैं, बिना है, तुम है या कुछ है? तो आपका क्या दे रखा है कि उनके बिना जो आपका कुछ नहीं है। इस वाक्य में जो आपका दिए यानी बिना जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, बिना जो है इस वाक्य में आपका संबोधक आपका शब्द है। किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है? तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का जो है आपका, यह जो आपका वर्तनी आपकी शुद्ध है। राम खाता होगा इस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भविष्य या संदिग्ध भूत या सामान्य भविष्य। तो ये जो है आपका संदिग्ध है, क्योंकि राम खाता होगा अभी वह खा रहा होगा जिस क्रिया के संपन्न होने में संदेह प्रकट हो, यानी क्रिया के संपन्न होने में अगर वहाँ पे आपका संदेह प्रकट हो वहाँ और क्रिया का कोई संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वह आता होगा, ऐसे क्रियाओं के लिए हम वह खाता होगा, वह आता होता, ऐसे के लिए हम संदिग्ध वर्तमान का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आप आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो आपका क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपका क्या धूप में चला नहीं जाता, ये आप उसके भाव को दर्शा रहा है। और 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? तो मैं अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए आपके तैयार हूँ। और 44 नंबर देखिए, लेन देन में जो आपका विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किन विरामों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो लेन देन और विरह मिलन जड़ चेतन आदि के शब्दों के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका किसका योग किया जाता है? तो आपका बी, ये क्या है? तो ये आपका योजक चिन्ह है। ये क्या है? तो ये आपका योजक चिन्ह है। और 45 नंबर है कि नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थों को जोड़े में से एक जोड़ा आपको गलत चुनना है, उसे पहचानना है। तो अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये तो बिल्कुल सही है। अब आँच न आना देना, जरा सा भी कष्ट या दुख ना आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित ना होना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी आँच न आने देना का जो अर्थ हो जाएगा, जरा सा भी कष्ट या दोष ना होने देना, यानी आसन डोलना, विचलित ना होना, यानी ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आँख का अंधा नाम नयनसु लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? आँख का अंधा नाम नयनसु लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। रचनाकार और रचना के आपके युग में आपको मिलानित करना है। तो चलिए जल्दी मिला लेते हैं। तुलसीदास की क्या रचना है? तुलसीदास की क्या रचना है आपकी? तो तुलसीदास की रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना क्या है? तो रामचरितमानस। कुतुबन की क्या है? तो मृगमावत है। और जायसी की क्या है? जायसी की पद्मावत है। और मंझन किसकी है? तो मंझन जो है आपकी मंझन, ये चित्रावली जो है वह मंझन की नहीं है। ये किसकी है? आपकी शेख उस्मान की। चित्रावली जो है किसकी है? वह शेख उस्मान की। कछुआ धर्म और मोरसिस मोहि कठुआ किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसिस मोहि कठुआ किसकी रचना है? तो ये है जो आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो वर्ष 2019 का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की रचना किसे दिया गया था? यह दिया गया था आपके नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को आपको दिया गया था। नासिरा 2016 का साहित्यिक आपका पुरस्कार उपन्यास पारिजात के लिए पुरस्कार 2016 को 8 कविता संग्रह, 5 उपन्यास और तथा एक निबंध संग्रह के नाटक के लिए इन्हें आपका जो है वह साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की रचना आपके दिया गया था नासिरा शर्मा को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संघ की राज्यसभा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राज्य की हिंदी और देवनागरी लिपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में आपकी वर्णित है? तो ये जो है आपका 343 में जो है आपकी देवनागरी हिंदी शब्द आपकी वर्णित है। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आपकी हम संपूर्ण विद्या का सोल्व करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप इसमें 45 प्लस आपके जो हैं 45 प्लस आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 10 है। अभी हमारा जो प्रैक्टिस बचा हुआ है आपका 35-40 के करीब पड़ा हुआ है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको पल पल आपकी आने वाली वैकेंसियों की यह जानकारी देते हैं और आपके इसी चैनल के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं शुरू समाप्त करते हैं।